हेलो। हम्म। बोलना तुमने। कब आ रहा था ना? यही नंबर था, कौन सा था? आ रहा भी? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आ रहा है। सभी मेरे पहाड़ मेरे पहचान के सभी ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोगों के साथ बात करने का। थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया था, ये कुछ सिग्नल प्रॉब्लम्स आ गई थी। मैं कुछ देर पहले दीवान जी का भी सुन रहा था जो पिछले एपिसोड में चला हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से हम लोग मेरे पहाड़ मेरे पहचान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि उत्तराखंड में हम लोग दूर दराज एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और आज भी बहुत ज़्यादा संसाधन है नहीं। पहले तो और भी नहीं था, और अभी भी देखा जाए तो एजुकेशन कहो या फिर मेडिकल फैसिलिटी कहो या कम्युनिकेशन आज भी जो है वो है नहीं वहाँ पे। तो आज से 20 25 30 साल पहले तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा। जब हम लोग छोटे थे तब बहुत मुश्किल था, क्योंकि 5 तक हमने अपने गांव में पढ़ा, बोना जो मेरा गांव है वहाँ पे। और उसके बाद फिर कक्षा 6 से जो है हम लोग मतकोट में आए। मतकोट पैदल आना पड़ता था, लगभग 15 16 किलोमीटर पैदल होता था। तो हर सैटरडे हम लोग घर जाते थे। तो एक सैटरडे जब आता था तो बड़ा एक्साइट होते थे घर जाने के लिए, क्योंकि संडे मिलता था। उस दिन संडे को फिर वापस आते थे हम लोग, न सब्जी वब्जी ये सब लेके, एक हफ्ते का खाने का राशन पानी लेके आते थे। तो वो टफनेस जो देखा हमने उस टाइम में, अब वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल था, जो आज भी मुझे देखने को मिलता है। आज भी कई बार मैं गांव जाता हूं तो पैदल जाना पड़ता है। अभी भी वहाँ पे रोड नहीं पहुँची, और कम्युनिकेशन अभी भी वहाँ पे है नहीं। तो हर साल मैं जाता हूँ गांव में। जो मेरा गांव है बोना, मुनस्यारी से यदि अभी जहाँ तक रोड जाती है यदि वहाँ तक देखें तो लगभग 60 65 किलोमीटर बैठता है। और मतकोट से कभी पैदल जाते हैं तो 12 13 किलोमीटर अभी भी बैठता है वहाँ पे। और रोड गई है 84 से, हमने देखा है रोड बनते हुए, पर अभी तक वो 30 किलोमीटर का रोड अभी तक पहुँचा नहीं वहाँ। तो जब भी मैं जाता हूँ गांव में तो गांव वाले सोचते हैं कि मैं गांव के लिए कुछ कर सकता हूँ, चाहे कम्युनिकेशन है या मेडिकल से है या फिर रोड का है। बोलते हैं गांव वाले कि आप करा सकते हो, आप टावर लगा सकते हैं टेलीफोन का,
तो मुझे बड़ा अपने आप में बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होता है कई बार, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपने गांव के लिए। हालांकि मैं गांव से बहुत पहले निकल गया था, पर हर साल मैं आज भी गांव जाता हूं, हर साल जाता हूं, अपने बच्चों को लेके भी जाता हूं। पर जो एक उम्मीद होती है गांव वालों की, वो कई बार जो है उन उस उम्मीद को आप यदि पूरा नहीं कर पाते तो फिर आपके प्रति भी जो है कुछ गलत बातें उठने लगती हैं। लोग बोलते हैं कि लेकिन अपने लिए ही कर रहा है, पर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की पॉलिटिकल लेवल में भी, और जो मेरे से हो सकता था, पर जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। खैर एनीवे, लास्ट ईयर मैं गया था गांव में, तो यरसा गम्पू करके जो कीड़ा घास होता है वो ढूंढने के लिए हमारे यहाँ के लोग जाते हैं। लगभग 16-17 हज़ार फीट तक जाते हैं लोग। तो लास्ट ईयर मैं भी गया था वहाँ, और मैंने गांव वालों के साथ कुछ दिन बिताए उस एरिया में। और कितना मुश्किल था वो उनका जो ये कीड़ा घास ढूंढने का जो काम था, वो एक कुछ एक पॉकेट मनी का बच्चों का कहो या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा साधन था। पर लास्ट ईयर से उसका भी जो है रेट बहुत कम हो गया अभी, और इस बार तो सुनने में आया कि गए ही नहीं लोग उसके, लेकिन वो एक इनकम का जरिया था, तो उसी से अपने बच्चों को लोग पढ़ाते थे। और उसी बीच से मैं वहाँ से निकला और मतकोट से फिर मैं लखनऊ पहुँचा। लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन किया, और वहाँ पे कुछ बैंक वाले थे, कुछ और डिपार्टमेंट के थे, जैसे केदार सिंह मर्तोलिया जी थे, और गोविंद पंत राजू जो उस टाइम मीडिया में ही थे, आज भी उनसे मेरी कई बार बात होता रहता है। तो ये इन लोगों का एक क्लब था, लखनऊ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन करके। तो मैं उनके साथ जुड़ा। तो मुझे ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई कुछ भी पता नहीं था, पर इन लोगों ने काफ़ी कुछ मुझे बताया। आज भी मैं इन लोगों के टच में हूँ। कई बार गोविंद पंत राजू, जिसको मैं दाजू बोलता हूँ, उनका भी काफ़ी सहयोग मेरे साथ रहता है। और केदार सिंह मर्तोलिया है, ऐसी एक चौधरी जी थे, बहुत सारे लोग थे जो बैंक से थे, कुछ टेलीफोन डिपार्टमेंट से थे। मेरे भाई इंदर सिंह धर्मसक्तू था जो टेलीफोन डिपार्टमेंट से थे। तो इनके साथ मैं इस माउंटेनियरिंग एसोसिएशन से जुड़ा, और यहीं से मुझे पता लगा कि ऐसे माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है उत्तरकाशी में और दार्जिलिंग में, ये 3-4 जो इंस्टीट्यूट थे मनाली में। तो फिर मैंने कोर्सेज किए, और इन्हीं के मार्गदर्शन से जो है मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मैं अपना सौभाग्य मानूँगा कि इन लोगों के शागिर्द से मैं इन लोगों के गाइडेंस से यहाँ तक पहुँचा। फिर चंद्र प्रभा एतवाल जो धारचूला के रहने वाले थे, उस टाइम उत्तरकाशी में थे, तो वो एक बहुत अच्छे क्लाइंबर अपने टाइम में थे, अभी भी क्लाइंब करते हैं वो लोग, ट्रैकिंग वैकिंग करते हैं। तो उनके संपर्क में आया, उन्होंने भी काफ़ी मुझे मदद की। और ये मेरा जो जर्नी था, ये एक ये समझिए कि जस्ट एक फ़न के तौर पे मैंने ये शुरू किया, और धीरे धीरे जब मुझे पता लगा कि नहीं, ये भी एक, इसमें भी एक कैरियर है, और टूरिज़्म से जुड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं, तो मैंने इसको धीरे धीरे कंटिन्यू रखा। और आज मेरे पहाड़ मेरे पहचान के साथ मैं जुड़ा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ अपनी बातें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और यही एक वो था। और फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में फिर मैं इससे पहले भी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इंस्ट्रक्टर भी रहा। और मेरा जो एक टर्निंग पॉइंट यदि कहेंगे तो 1998 में टाटा मिलेनियम एवरेस्ट एक्सपीडिशन जा रहा था। तो उसके टीम के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, और
लकीली जो है उस टीम ने मुझे अपने साथ एक एज ए मेंबर ले गए, और मैं और उनका एक मेंबर जो है, हम लोग नॉर्थ साइड से, तिब्बत साइड से एवरेस्ट टॉप में पहुंचने का सौभाग्य मिला। और वहीं से जो है मैं इस फील्ड में फिर आगे और भी मुझे लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए। जैसे कि हम खासकर पहाड़ के लोगों पे का एक होता ही है, बेशक हम लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। और उत्तराखंड में यदि देखा जाए तो कुमाऊं से खासकर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पॉलिटिशियन दिए, और देश विदेश में जो है हमारे बुजुर्गों ने कहो या हमारे से पहले लोगों ने काफ़ी अपना जिस फील्ड में भी गए वहाँ पे एक अपना वर्चस्व कायम किया, उन्होंने अपना एक नाम रखा, क्योंकि मेहनती थे इसलिए। जबकि बहुत अच्छा एजुकेशन आज भी नहीं है, तब तो था ही नहीं। उसके बाद भी जो है जिस फील्ड में भी गए वहाँ पे एक अपना अलग से छाप छोड़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसी मेहनत था, और कुछ व्यवहार भी मेरा ठीक था, और तो लोगों ने देखा और लोग बुलाते रहे, और इस तरह से मैं कई एक्सिबिशनों में जाते रहा। तो बहुत सारे पीक्स मैंने किए। यदि उत्तराखंड की बात कहूँ तो नंदाकोट, कामेट, अभिगामी, सुतोपंथ, भागीरथी 2, ऐसे बहुत सारे पीक्स हैं जिसको मैंने मेरे को जिन पीकों में जाने का मौका भी मिला, कहीं में एज ए लीडर भी काम करने को मिला, और कुछ पीकों में मैं 2-2, 3, 5 बार भी मैं एक ही पीक में सबमिट कर रखा है। तो ये 2009 में जब मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की टीम के साथ जब मैं एवरेस्ट में गया था, तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे आया कि वहाँ पे जो गंदगी किसी कारण से छूट गए थे, वो देख के मुझे लगा कि मुझे कुछ इन्वायरमेंट पे भी काम करना चाहिए। तो मैं वहाँ के कुछ एजेंसीज थे उनके साथ जुड़ा, और उनके साथ मैंने कई मीटिंग्स किए और उनके साथ काम किया मैंने। और फिर 2012 में मैं इस इन्वायरमेंट के फील्ड में भी आ गया। फिर हमने बहुत सारे गार्बेज वहाँ से उठाए, खासकर एवरेस्ट बेस कैंप से आगे से कैंप 1, कैंप 2, जहाँ तक से हम पॉसिबल हो सकता था वहाँ से गार्बेज उठा के लाए उनके साथ जुड़ के। और फिर 2013 में दोबारा मैं एवरेस्ट में एक इंटरनेशनल टीम को लीड कर रहा था, तब भी मैंने ये काम किया। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि एक अब जब मैं ट्रैकिंग में जाता हूँ तो एक छोटा सा बैग अपने साथ में रखता हूँ, जो भी रास्ते में मुझे दिखता है और जब मेरे को लगता है कि मेरे को इसको उठाना चाहिए। और हर टॉफ़ी के रैपेट को या बिस्किट के रैपेट ऐसे जो है उनको हर को तो आप नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लगता है कि कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे उठाएं। तो ऐसे सभी लोग करें तो काफ़ी साफ़ होगा। और मैं यही कर रहा था, और जहाँ पे प्रॉपर डस्टबिन मिलता था फिर वहाँ पे डालता था। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें देखी और उन्होंने भी शुरू किया बेस कैंप पहुँचने तक, और वापसी में भी मैंने ये चीज़ें की। तो काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी कि ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आया। तो मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह से हम लोग करेंगे साहब। तो जब 100-200 लोग जा रहे होते हैं ट्रैक में, यदि कहीं पे ऐसे गार्बेज मिलता है तो 10 रैपट भी कोई उठाता है तो बहुत साफ़ हो सकता है। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो उसके साथ मैं उन इन्वायरमेंट के साथ भी जुड़ा। और फिर 2015 में दोबारा इंटरनेशनल एक टीम को लीड करने का मौका मिला। और आप सबको पता है कि उस साल अर्थक्वेक, बहुत बड़ा भूकंप जो आया था वहाँ पे, तो वो एक ऐसा था कि मेरे लिए बहुत ही सदमा था वो। कई बार मैं पहले लोगों से सुनता था कि
सदमे से कैसे उबरते हैं लोग, मतलब अभी तक सदमे से उबरा नहीं ऐसा बोलते थे। तो जब मैंने खुद इतना बड़ा चैलेंज फेस किया, तो 6 महीने तक, दिल्ली आने के बाद भी 6 महीने तक भी जो है मेरे अंदर से वो डर नहीं गया था। मैं कई बार जब बेड में सोया होता था तो कोई ट्रक या ऐसी गाड़ियाँ रोड पर निकलती थी, आवाज़ जोर के आती, तो मेरे को लगता था भूकंप आ गया, मैं बेड से उठ जाता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप में ये कंट्रोल किया, और अपने आप को संभालने की कोशिश की। जबकि केदारनाथ का जब हादसा हुआ था, उस टाइम भी मैं 6 महीने पूरा गुप्तकाशी में था। केदारनाथ कालीमठ वैली में हमने 12 गाँव को बीएसएफ ने अडॉप्ट किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे काम किए, और रोप के लैडर बनाए, टेरोलिन ट्रैवर्स लगा के रोड खोला, रास्ता खोला, वहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाए, हॉस्पिटल खोले, बहुत सारे हमने वहाँ पे काम किया। तो मैं लगभग 6 महीने वहाँ पे रहा उस एरिया में। और तब मैंने देखा था बहुत सारे लोगों को जिन्होंने वो एक्चुअल में देखा था। तो जब मैंने 2015 में ये सब भूकंप में देखा, तो तब मुझे लगा कि भाई सदमा इतना ख़तरनाक होता है। और फिर मैंने अपने आप ही सोचा कि नहीं, अब कुछ भी होगा मैं उठूँगा नहीं। मेरे को लगता था कि मेरे को उठना चाहिए, पर मैंने अपने आप में कंट्रोल किया और धीरे धीरे मैं उस सदमे से बाहर आया। फिर 2016 में मुझे ओएनजीसी का ऑफ़र आया, ओएनजीसी की टीम को प्रशिक्षण देने का, उनके साथ जुड़ने का। और फिर मैं उनके साथ जुड़ा और उनकी टीम बनाई हमने, और वो टीम को लेके मैं एवरेस्ट गया। और उसमें बहुत उस टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा तूफ़ान, ये हमारा एक्चुअल में फर्स्ट समिट जो करना था हमने, वो 23 मई को करना था 2017 में, और सेकंड ग्रुप को 26 को करना था। और 22 को जब वो साउथ कोल पहुँचे, साउथ कोल ऑलमोस्ट 26,500 फीट पे है, तो मेरी टीम जब वहाँ पहुँची तो इतना तूफ़ान था उस दिन, बहुत ज़्यादा तूफ़ान था। और 60-70 टेंट उड़ गए, लोगों का कम्युनिकेशन चल नहीं रहा था। कई मेरे पास आ रहे थे कि आपके यदि ऊपर कांटेक्ट हो रहा है तो आप हमारे टेंटों में जाके देखने के लिए बोलिए अपने मेंबर्स को, अपने गाइड्स को। तो मैं उनके टच में था, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। तो उनसे मैं बोल रहा था कि फलाने के टेंट में जाके देखो क्या क्या हो रखा है। तो वो मुझे वहाँ से लिटरली वो नाराज़ हो रहे थे कि भाई बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, आप बोल लो कि टेंट में जाके देखो क्या हो रहा है करके। यहाँ कई टेंट उड़ गए इस तरह से। तो रात भर बहुत टेंशन में था मैं, उनके अपने टीम के टच में था, और उनको मैंने बोला था कि नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तब तक टीम को आगे नहीं भेजना है। तो इसी बीच में जो है कई लोग चले गए थे आगे उसी तूफ़ान के उसमें, तो कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा बाद में। एक साउथ अफ्रीकन लेडी थी और एक महाराष्ट्र की लड़की थी, जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया। मैंने अपने शेरपाओं को भेजा नीचे से और उनको लेके आए। नेक्स्ट डे 23 तारीख को रात को 11 बजे जो है उसको हम लोग कैंप 2 तक ले आए हमारी टीम। और फिर नेक्स्ट डे 24 तारीख को उसको हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू किया गया। लकीली जो है वो बच गई थी। तो एक बहुत बड़ा डर उस टाइम भी हुआ था, और ऑलमोस्ट एक्सपीडिशन फेल होने के कगार में था हमारा। और मैंने वेट कराई अपनी टीम को। बहुत सारे लोग जो है सब उस तूफ़ान को देख के कैंप 2 से मैक्सिमम लोग जो है नीचे को बेस कैंप की तरफ चले गए। लेकिन मैंने अपनी टीम को वहाँ पर रोके रखा। जो टीम मेरे कैंप 3 साउथ कोल से समिट कैंप से वापस आई थी, उनको भी मैंने वहाँ पर रोका और दिल्ली कम्युनिकेशन किया, उनसे डिस्कस किया कि भाई इसको सेकंड चांस देंगे। और फिर 17 हम लोग जो है
उसके बाद 26 तारीख को मैं गया सबमिट के लिए। 26 तारीख रात को सबमिट के लिए निकला मैं, और 27 को मैंने सुबह सबमिट किया। और वो एनजीसी के 3 मेंबर थे और मैं, हम लोग 4 लोग निकले। 2 लोग थोड़ा सा स्लो थे तो उनको मैंने थोड़ा सा पहले भेज दिया था, और मैं और योगेश गर्ब्याल करके एक था, वो उनको हम 2 थोड़ा सा लेट गए। 10:30 पौने 11 बजे के आसपास हम लोग कैंप से बाहर निकले, उनको मैंने 8 बजे भेज दिया था। और तूफ़ान थी हल्की फुल्की, और आगे गए। और जब बालकोनी करके एक जगह आता है जहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग चेंज करते हैं और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, तो ऐसे बर्फ़ उड़ रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद हवा से उड़ के आ रहा होगा ये। और फिर मैंने अपने हेडलैम्प को बंद किया। उसके बाद मैंने आकाश की तरफ देखा तो बर्फ़ पड़ रही थी, पूरा वेदर पैक था और बर्फ़ पड़ रही थी। तो मैं एकदम से डर गया। मैंने कहा अब आज तो बहुत मुश्किल है ये शायद होना। और मैंने गढ़ब्याल का फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया, और हमारे साथ जो शेरपा गाइड थे उनको भी बोला कि पीछे वालों को आने दो। जो 2 लोग थे उनको हमने पीछे छोड़ दिया था, तो बालकोनी से थोड़ा नीचे थे वो लोग पहुँचे हुए। मैंने इसको बोला कि भाई कम से कम एक तो सबमिट हो जाए और आप मेरे साथ फास्ट मूव करो। और हम लोग गए, काफ़ी फास्ट हम लोग वहाँ से निकले, फिर बालकोनी से ऑक्सीजन चेंज करके। और जब सबमिट में पहुँचे तो सुबह 6 बज रहा था, और काफ़ी हवा भी चल रहा था और बादल बहुत थे। तो सबमिट करके फिर हम लोग वापस आए। और तब जब मैं हिलेरी स्टेप के पास पहुंचा था तो मेरे 2 पीछे के जो मेंबर थे वो भी जा रहे थे। मैंने कहा अभी है, टाइम है अभी, और अभी आप कर सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा वेट मत करना वहाँ पे। और लकीली जो है उन्होंने भी सबमिट किया, फिर वापस आए। जो मेरी सेकंड टीम थी उसको मैंने उस दिन 27 तारीख को सबमिट कैंप में बुलाया, और 28 को उन्होंने सबमिट किया। 27 के रात को वो लोग निकले, और 28 को सुबह उन्होंने सबमिट किया। पूरे उस दिन 28 मई को 2017 के 17 में उस दिन सिर्फ हमारी टीम थी माउंटेन में, बाकी कोई भी टीम नहीं था हमारे अलावा। 6-7 मेंबरों ने हमारे सबमिट में गए, सिर्फ हमारी टीम सबमिट में था, और नीचे उतरने वाले में सिर्फ हम ही लोग थे 28 को जो सबमिट करके उतर रहे थे। तो वो थोड़ा एक अच्छा था, हमने वेट किया। बाद में काफ़ी लोगों ने बोला कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया वेट करके। और उस साल मैक्सिमम टीमें जो है सक्सेस नहीं हुई। और जब हम काठमांडू पहुँचे तो हिमालयन डाटा बेस करके एक एनजीओ है जो पूरा डाटा कलेक्ट करता है सारे पीकों का, कि कौन किस पीक में कब चढ़ा, कितने लोग चढ़े, क्या क्या इंसिडेंट हुआ, क्या क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग। तो मैं तो खैर मिनिस्ट्री में गया था, तो मेरे जब मैं मिनिस्ट्री में गया था तो उनका एनजीओ के लोग होटल में आए थे, तो हमारे मेंबरों से उन्होंने पूछा, और जब हमारा रिकॉर्ड उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों का सबसे ज़्यादा लोग भी आप लोगों के चढ़े हैं इस सीज़न में, और आप लोगों का ही किसी को कोई इंजर नहीं है, कोई कोल्ड इंजरी नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई फॉज बाइट केसेस नहीं है, और ये आप लोग बहुत लक्की हो। तो उसी दौरान हमने कैंप 2 से ऑलमोस्ट 1000 केजी जो है गार्बेज उठा के लाए, जिसमें ह्यूमन वेस्ट भी था और कुछ पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ गैस सिलेंडर, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो पुराने वहाँ पर छूटे हुए थे, उसको हम उठा के ले आए थे। और 2015 में जो भूकंप आने के बाद बहुत सारे टेंट एंड वहीं दब गए थे, लोगों ने छोड़ दिया था, वो सब ऐसे बिखरे हुए थे उधर, वो भी सब हमने कलेक्ट किया था वहाँ पे कैंप 2 में। और पहली बार नेपाल गवर्नमेंट ने हमें कैंप 2 तक हेलीकॉप्टर से जो है गार्बेज लाने का परमिशन दिया, और एक डेड बॉडी भी हमने ग्लेशियर से उसको लेके आए, और टोटल 1500 केजी गार्बेज जो है हमने काठमांडू पहुंचाया, जिसमें से 1000 केजी ऑलमोस्ट कैंप 2 से
हम लोग नीचे को ले आए, जो कैंप 3 कैंप 4 का भी था उसमें गार्बेज, उसको हम लोग हेली से बेस कैंप से फिर फर्दर याक में लुकला से फिर कार्गो से काठमांडू में उसको रिसाइकलिंग के लिए दिया गया। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो किया और ये एक नया एक्सपीरियंस था मेरा। फिर 2018 में खुद मैं बीएसएफ की टीम को लेके गया और हमारी अपनी टीम थी जिसमें 15 क्लाइंबिंग मेंबर थे और बहुत बड़ी टीम थी, और बाकी रिजर्व मेंबर थे। टोटल 25 मेंबर थे हम लोग, और मैक्सिमम 15 का होता है एवरेज के लिए जो एक टीम बनती है। तो पहली बार जो है एक रिकॉर्ड बना कि पूरी की पूरी टीम ने जो है सबमिट किया, और पूरी की पूरी टीम जो है सकुशल वापस आया। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था ये। उस टाइम भी हमने 700 केजी गार्बेज उठा के लाए वहाँ से। तो इसी बीच में मैं टोटल यदि कहें तो मैं अलग अलग रूट से गया हूँ, तिब्बत साइड से, चाइना साइड से 3 बार गया हूँ एवरेस्ट में, जिसमें कांगसुंग फेस भी है, अनक्लाइम फेस है एक, ईस्ट रीच करके जो आज भी अनक्लाइम है, उसके हाईएस्ट पॉइंट तक हम लोग पहुँचे थे उस टाइम में। और बाद में फिर प्रोग्राम था नेक्स्ट टाइम जाने का, लेकिन फिर वो बजट की कमी से हम लोग जा नहीं पाए। तो ऐसे नेपाल में कुछ चीज़ें थी जो टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें थी, जो मैंने उस पर काफ़ी वहाँ के लोगों के साथ जुड़ा, और क्लीनिंग पे, इन्वायरमेंट पे। और फिर हमारा ये था प्लानिंग कि हम लोग वहाँ पे जो बहुत सारे डेड बॉडीज़ जो पड़े हैं, जब बर्फ़ कम पड़ती है तो बॉडीज़ दिखते हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो फिर वो दब जाते हैं, और कई बार जो है वो नीचे को मूव भी करता है खिसक के। तो हमारा ये था कि मैं कुछ कंपनी के साथ जुड़ के, हमारा ये प्लान था कि हम इन बॉडीज़ को जो है आइडेंटिफाई करें, और उनके यदि पता लगता है तो उनके पेरेंट्स को बताएं, उनके घर वालों को बताएं। तो जिसमें हमने 4 बॉडीज़ का कंफर्मेशन भी किया था, और उनको हमने बोला भी था कि हम यदि उसको नीचे लेके आएँ तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, या फिर आप नहीं चाहते कि वो वहीं रहे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो माउंटेनियर था, वो नेचर लवर था, प्रकृति से प्यार करता था, उसको वहीं रहने दो, ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो वो कंफर्मेशन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था इस पर, और बहुत एक्सपेंसिव बैठा था। हमने कुछ कंपनियों से भी बात की, और एक कंपनी इतना फंड एक कंपनी का देना बड़ा मुश्किल था, तो बहुत सारे कंपनियों से हमने अप्रोच किया था। पर अभी भी ये प्रयास हमारी जारी है, और देखते हैं आने वाले टाइम में। तो मैं 2012 में, 2013 में और 17 में, 18 में, यही मैं जब भी गया तो मैं दाएं बाएं देखते हुए जाता था। तो जहाँ पे भी मेरे को इस तरह से डेड बॉडी जाए दिखता था, मैं उसका फ़ोटो लेके आता था, और वो एरिया को आइडेंटिफाई करता हूँ। और तो अभी भी हमारा प्रयास है, कुछ कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, और इस काम को करने के लिए देखते हैं आगे स्पॉन्सरशिप यदि कोई अच्छा मिलेगा तो आने वाले टाइम में हम ये किसी कारण से, जिस कारण से भी, कुछ माउंटेनियर, कोई बहुत अच्छे माउंटेनियर भी हैं जो वेदर के कारण या किसी और कारण से वहाँ रह गए, तो उनके बॉडीज़ को जो हम सही जगह में रख दें या फिर उसको नीचे लेके आएँ, ये हमारा प्रयास है अभी भी। और फिर रेगुलेटर और मार्क्स, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, खासकर हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए, जहाँ डेड जोन बोलते हैं। 25,000 फीट के बाद के जो हाइट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेड जोन। उसमें ऑक्सीजन जो है 30% होता है, उससे भी कम हो जाता है, और धीरे धीरे जो है नींद कम आएगी, भूख कम लगेगा, और स्वास्थ्य डाउन होते रहेगा, और आज नहीं कल 2, 4, 5 दिन में वो आदमी वहाँ पे, कोई भी है वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उसको डेड जोन बोला गया है। तो डिपेंड करता है कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन और उस पर डिपेंड करता है। पर यह है कि
वो एक वहाँ पे आदमी धीरे धीरे वीकनेस आएगा और धीरे धीरे ऐसे इसीलिए उसको डेड जोन बोलते हैं। तो उन उस एरिया में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एक ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है इसीलिए छूट गए जिनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया या रेगुलेटर मास्क ख़राब हो गया। तो हमने उस पर भी 2012 से काम शुरू किया था। ब्रिटिश क्लाइंबर था एक टेट करके, जो ब्रिटिश एयरवेज का पायलट था और मैकेनिकल इंजीनियर भी था वो और प्लस एशियन ट्रैकिंग करके एक एजेंसी है काठमांडू में, जो बहुत बड़ी एजेंसी है नेपाल का, उनका सहयोग था। और मैं उस मास्क को लेके हम लोगों ने टेस्ट किया और हमने आज टॉप आउट करके जो है जो नए रेगुलेटर मास्क और ऑक्सीजन बनाए वो आज 90% आज उसको यूज़ करते हैं लोग और उससे बहुत सेफ्टी है। और उसके बारे में हम लोगों को बताते भी हैं क्लाइंबर्स को कि कैसे इसको यूज़ करना है। बाई चांस ये कुछ ख़राबी आता है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं आपको यदि बताऊं तो 2013 में नॉर्थ ईस्ट की एक टीम थी मणिपुर का, उसमें लीडर था। उसने मुझे बोला कि हमारी टीम को आप थोड़ा सा रेगुलेटर मास्क और ऑक्सीजन के बारे में बता दो और लंच भी आज हमारे कैंप में करना, आप बेस कैंप में, और थोड़ा सा ही लेक्चर भी दे देना। तो मैं रेगुलेटर मास्क ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया वहाँ पे और उनके साथ डिस्कस किया, उनसे उनके शेरपास, उनके मेंबर्स जो भी थे सभी से उसके बारे में बताया कैसे ये हैंडल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ख़राब हो गया तो कैसे इसको ठीक करना है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उसके बाद मैं 2 साल बाद एक मणिपुर की लड़की से मिला इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन में। तो माउंटेन में तो बिल्कुल ही सब कुछ चेहरा सब कुछ अलग होता है, तो मैं तो पहचान नहीं पाई, पर उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे बताया कि उस दिन आपने जो लेक्चर लिया था हमारे ऑक्सीजन रेगुलेटर मास्क का, वो उस दिन यदि आप लेक्चर नहीं लेते तो मुझे पता ही नहीं होता और मैं खुद भी शायद एवरेस्ट टॉप में नहीं पहुंच पाती और मेरे साथ जो 2 और लोग थे वो भी नहीं पहुंच पाती, कि हम 3 लोगों का रेगुलेटर मास्क में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो मैंने जो है सीखा हुआ था, तो मैंने अपना भी ठीक किया और उन दोनों का भी ठीक किया और हम लोग सबमिट करके वापस आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो छोटा सा एक मेरा प्रयास था लोगों को बताने का और वो एक अचीव कर गई और उसने आके जो है वो चीज़ें मेरे को बताए। तो मैं बड़ा खुश हुआ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज उसको यूज करते हैं और कैजुअलिटी रेशियो काफ़ी मिनिमाइज हो गया उसके कारण, रेगुलेटर मास्क और ऑक्सीजन का जो सिस्टम है। पर उस पर हम और भी काम कर रहे थे, बहुत सारे काम उसमें अभी बाकी था। हमारा प्लानिंग था आने वाले टाइम में कि हम उसको 2018 में काफ़ी मैंने उस पर डिस्कस किया था और मैंने खुद उस पर रिसर्च भी की थी हायर कैंपों में कैसे ये वो हो रहा है करके। तो हमारा प्लानिंग ये था कि क्लाइंबर को जो है रेगुलेटर सिलेंडर से रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत न पड़े। उस एल्टीट्यूड में बहुत चिल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है, फिर वो लोहे का ऊपर से जो लगा होता है उसमें चूड़ियाँ, वो सब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पे। तो थोड़ा सा भी यदि आपने उसके रेगुलेटर का लगाने में यदि थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो उसकी चूड़ियाँ टूट जाती हैं और चूड़ियाँ टूट गई तो फिर वो लीक करना शुरू करता है। तो हमारा ये था कि हम सिर्फ रेगुलेटर जो है सिलेंडर के साथ ही परमानेंट हो और ऑक्सीजन का सिर्फ जो पाइप है वो उसमें फिट करने का ऐसे बनाने का प्लानिंग था। पर दुर्भाग्य ये था कि ये हुआ कि जो केट था ब्रिटिश क्लाइंबर इटली में रह रहा था और इटली में ही कोई छोटा सा पीक था, उस पीक में वो गया था अपने फ्रेंड के साथ और वापसी में कैसे पाँव फिसला और वो फॉल हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो हमारा ये प्रोजेक्ट वहीं पे अभी कुछ दिनों के लिए जो है वो बंद हो गया लेकिन हमने अभी उस पर भी प्रयास जारी रखा हुआ है। पर ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हम लोगों के लिए। उसने टेड ने और मैंने
कई एक्सपीडिशन साथ में किए थे और एवरेस्ट में भी साथ में थे हम लोग। बहुत सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करते थे। पर एक वो बहुत बड़ा इस फील्ड के लिए एक बहुत अच्छा क्लाइंबर और बहुत एक जो रिसर्च करने वाला था उसको हमने खो दिया। पर अभी हम फिर तलाश कर रहे हैं इसी तरह से कोई जो उसके इसी टैलेंट का कोई मिले तो हम इस दोबारा जो है चाहेंगे कि हम उस तरह से बनाएं जो हमने सोचा है, प्लान किया है। उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो ये एक जर्नी थी मेरा बोना से यहाँ तक आने का। तो मैंने पहले भी बोला आप लोगों की, हम लोग पहाड़ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो गाइडेंस मुझे उस टाइम मिला। तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं हमारे जिनको आज गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारे उत्तराखंड से को खासकर कुमाऊं से बहुत अच्छे अच्छे जगह में हमारे लोग हैं। तो मैं मेरे पहचान की इस माध्यम से जो है सभी अपने उत्तराखंड के लोगों से ये कहूँगा कि जो भी उत्तराखंड के लोग इस तरह से कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ, तो हमें बढ़ चढ़ के जो है उनको गाइड करना चाहिए। और मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, माउंटेनियरिंग फील्ड में, एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप लोग कभी भी फ़ोन करिए, कभी भी कुछ भी मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा और करता हूँ। और बहुत सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से भी लोगों का आता है, फ़ोन आते हैं कि एवरेस्ट जाना है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहाड़ ही नहीं देखा, वो भी एवरेस्ट के नाम से बोलता है कि मैंने एवरेस्ट चढ़ना है। तो मैं उनको भी गाइड करना पड़ता कई बार कि भाई कैसे होता है, किस तरह से करते हैं। अब बहुत सारे लोग जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई हम लोगों को अपने युवाओं को खासकर, मैंने आज भी बोला कि एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली हम लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, पर जो भी हम लोग जहाँ पे भी पहुँचे हैं अपने मेहनत से पहुँचे हैं, तो हमें ज़रूरत है आज अपने युवाओं को जो है गाइड करने के लिए। जिस फील्ड में भी हम लोग हैं उस फील्ड में यदि कोई आना चाहता है तो उनको प्रॉपर हम लोग यदि टाइम देके गाइड करें, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा होगा और पूरे उत्तराखंड के लिए भी एक अच्छा होगा। और क्योंकि पहाड़ के लोग सबको पता है भोले भाले होते हैं और हेजिटेट करते हैं हम लोग किसी से बात करने के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए भी सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, पर ऐसा नहीं है। हमें करना चाहिए। जब हम किसी मुकाम में है तो उसी दौरान हम लोग ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। जब आज मैं हूँ यहाँ पे, कल एक एज के बाद मुझे माउंटेनियरिंग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एज के बाद वो फिज़िकल फिटनेस रहेगा नहीं और तो मुझे वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी तब। और आज मैं क्लाइंबिंग कर रहा हूँ तब में बहुत अंतर होगा। आफ्टर रिटायर जो है आदमी को लोग भूल जाते हैं और उसकी जो एक्चुअल जो क्वालिटीज़ होती है, जो पावर होता है, उस पर आदमी बहुत ज़्यादा फिर तजब्बो नहीं देता है। तो हमें अपने जिस फील्ड में भी हम हैं उस फील्ड में रहते हुए हमें बढ़ चढ़ के जो है अपने लोगों का साथ देना चाहिए और देने की ज़रूरत भी है। और ये मेरी एक जर्नी है और काफ़ी मुश्किल भरा रहा बचपन से। फिर आज मैं बीएसएफ में हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और मेरा एक बेटा है छोटा 7 साल का, और उसको भी मैं बहुत सारे ट्रेनिंग देते रहता हूँ, उसको मैं टाइम देता हूँ। तो बच्चों को आज टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन का सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। आज भी कंपटीशन वही है, एजुकेशन में बहुत अंतर है। एक अल्मोड़ा के किसी इंटर कॉलेज से या फिर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के किसी इंटर कॉलेज से पढ़ के आने वाला और दिल्ली में एजुकेट में बहुत फ़र्क है। तो हमें उनके साथ कंपटीशन करना है जो दिल्ली में पढ़ा है, बॉम्बे में पढ़ा है, किसी और जगह में पढ़ा है। तो बहुत मुश्किल है आज के डेट में, जिस हिसाब से बेरोज़गारी भी है। तो मैं
अंत में यही कहूँगा कि हम लोगों को अपने लोगों को साथ देने की ज़रूरत है। थैंक यू। क्या हुआ? हो गया? हम्म, हैं? बन गया? हो गया होगा ना। हाँ, उत्तराखंड में टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है जहाँ तक मुझे लगता है। और हम लोग ऐसे जगह में हैं जो भगवान ने जो है बहुत कुछ बना के दे रखा है उत्तराखंड में। क्या चीज़ आज उत्तराखंड में नहीं है, पर ज़रूरत है कि उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। और कुछ सरकार की भी बहुत ज़रूरी है कि सरकार भी उसमें आगे आए, और जिससे कि पलायन रुके और रोज़गार का साधन बढ़े। तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे रोज़गार आपको मिल सकता है। जैसे यदि पंतनगर, पिथौरागढ़ ऐसे जो एयरपोर्ट बने हुए वहाँ पर एयरलाइंस का जो है यदि शुरू हो जाए तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे। नेपाल में देखिए 18 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो बहुत छोटे हैं, जिसके रनवे बहुत छोटा है। और पूरे वर्ल्ड में यदि टेक्निकल में देखा जाए तो तीसरे चौथे नंबर में, सारे 10 में जो है मैक्सिमम जो है नेपाल का एयरपोर्ट है जो टेक्निकल में देखा जाता है। और लुकला का एयरपोर्ट देखें तो बहुत ही डेंजरस है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो ऐसी हमारे गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि छोटे छोटे हम लोग एयर स्ट्रिप बनाएं और वहाँ पे इस तरह से टूरिस्ट को बढ़ावा दें, जिससे कि टूरिज़्म बढ़ेगा। होम स्टे का आजकल काफ़ी चल रहा है, बर्ड वॉचिंग का काफ़ी अच्छा है। इवन हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग बहुत है, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रैक्स हैं। हाई एल्टीट्यूड ट्रैक भी है, लो एल्टीट्यूड ट्रैक भी है, और 1 डे ट्रैक भी है, 3 डेज़, 1 वीक, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। आप किसी भी टाइप के टूरिस्ट को आप जो है वहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। ऐसे खूबसूरत जगह उत्तराखंड में है। तो ज़रूरत है कि इसकी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रूट्स के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में बताने की ज़रूरत है। और तो टूरिज़्म मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा रोज़गार का साधन बन सकता है। और जैसे अभी मुनस्यारी में भी एक इंस्टीट्यूट खुला है, पंडित नैन सिंह किशन सिंह के नाम से जो इंस्टीट्यूट खुला है। तो मैंने सारे इंस्टीट्यूट देखे हैं, तो यदि उस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे नज़दीक माउंटेनिंग के लिए ट्रेनिंग एरिया जो है उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास में ही, मुनस्यारी में जो इंस्टीट्यूट बना है उसके सराउंडिंग में ही जो है बहुत सारे रॉक्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग सिखाने के लिए।
और हाई एल्टीट्यूड में जाने के लिए जो है यहाँ दुकतू में जो ग्लेशियर है, पंचूली का जो ग्लेशियर आता है मुनस्यारी से ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर पड़ता है। यदि वहाँ पे हम लोग 120 किलोमीटर बाई बस अपने ट्रेनिंग्स को लेके जाते हैं तो 2.5 घंटे में हम लोग ग्लेशियर में पहुंचते हैं। जबकि और जगह में ऐसा ट्रेनिंग एरिया कहीं पे भी नहीं है इतना नज़दीक। 3 दिन 5 दिन लगते हैं वन साइड जाने में। तो इतना खूबसूरत ग्लेशियर है वहाँ पे पंचूली का। वहाँ पे ट्रेनिंग हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का माउंटेनियरिंग का खासकर दे सकते हैं। और खलिया टॉप जो है वहाँ पे स्कीइंग के लिए बहुत अच्छा है। बेटुली धार में बहुत अच्छा है स्कीइंग के लिए। ऐसे बहुत सारे जगह पिंडारी एरिया में भी जाएंगे, वहाँ पे भी शायद हमें मिलेंगे बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलेंगे। पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अच्छा है। शंकर ने कई बार वहाँ से किया हुआ है, खलिया टॉप से मुनस्यारी फील्ड में लैंड किया है कई बार, और कई और पैराग्लाइडर्स पायलटों ने भी किया हुआ है। तो वो ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। तो सिर्फ ये है कि हमें पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छा एक रोज़गार का सबसे आज के डेट में जो मेरे को लगता है कि इससे अच्छा रोज़गार का साधन नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि बाकी चीज़ ख़त्म हो चुका है। फॉरेस्ट आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और इन्वायरमेंट के कारण जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद है। तो अब एक ही चीज़ बचता है हमारा रोज़गार के लिए, वो है ये टूरिज़्म, जिसमें टैक्सी वाले से लेके गाइड से लेके होम स्टे वाले से लेके सबको जो है, एक चाय के दुकानदार से लेके सबको एक अच्छी जो है रोज़गार दे सकता है। तो यही मेरा है। और बाकी इस माउंटेनियरिंग फील्ड में खास कर यदि कोई भी अपना उत्तराखंड का तो है ही है, पूरे इंडिया से भी कोई भी यदि किसी भी चीज़ के बारे में यदि कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और मुझे खुशी होगी कि लोगों को ये सारे कुछ बताने के लिए, उनको इस फील्ड में आगे लाने के लिए। बहुत समय आप लोगों ने दिया, धन्यवाद। तो हो गया। ज़रूर, शंकर तो उत्तराखंड में ही है, और काफ़ी एक्टिव भी है, और तो अच्छा ग्लाइडिंग करता है, अच्छा पायलट है। तो ज़रूर ऐसे बस इस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि आगे लाने के लिए। तो सुरेंद्र बिष्ट जी ने लिखा है कि मन करता है कि और सुनते रहें, पर टाइमिंग भी काफ़ी है, और काफ़ी कुछ अभी मैं बता चुका हूँ, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। उत्तराखंड में बहुत ज़रूरत है अभी। मैंने बहुत कई बार बोला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी, सेक्रेटरीट में भी बोला कि सिंगल विंडो सिस्टम रखे आप टूरिस्ट के लिए। सिंगल विंडो सिस्टम मीन्स इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से उसको बुक करना पड़ता है। हाई टू ट्रैक है, या फिर ट्रैकिंग में जाना है, या फिर एक्सपीडिशन में जाना है, किसी पीक में जाना है, तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से तो बुकिंग करनी पड़ती है। साथ में जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, देहरादून से भी जो है परमिशन लेना पड़ता है। तो ये काम यदि सीधे ही इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन को दिया जाए, वो तो सिंगल विंडो सिस्टम हो जाता है ये।
तो ये एक बहुत अच्छा ये होता। और ये मैं कई साल से बोल रहा हूँ कि सिंगल विंडो सिस्टम करिए आप लोग। अदरवाइज एक बॉम्बे से कोई क्लैम्बर आता है या एक यूरोप से फॉरेन से आता है तो उसको परमिशन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। मुंशारी पहुंच के उसको बोला जाता है कि आप पिथौरागढ़ जाइए, डिस्ट्रिक्ट से करा के लाइए। और उत्तरकाशी गंगोत्री पहुंचता है तो उसको बोलते हैं उत्तरकाशी जाइए, आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आए। तो ये चीज़ें न हो और सिंगल विंडो सिस्टम हो। और ये चीज़ मैंने बोला कि भाई आईएमएफ ऑलरेडी आपका सब कुछ कर रहा है। तो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो 13,500 रुपये एक टीम का 10 मेंबर का देना पड़ता है, वो यदि वहीं जमा कर दिया जाए आईएमएफ में तो क्या बुरा है उसमें। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जैसे इनर लाइन का है, बहुत सारे इनर लाइन एरियाज़ हैं, जैसे मुंशारी से आगे मिलम से आगे जो है पूरा इनर लाइन एरिया में आता है। तो इनर लाइन का जो एक्चुअल और उसको गूगल में देख के, मैप्स के थ्रू देख के जो एक्चुअल बॉर्डर है उस एरिया में मैं ठीक है, उसमें इनर लाइन परमिशन का आप वो करिए। जैसे हम लोग टोपी ढूंगा की तरफ से जोशीमठ की तरफ निकलते हैं, और ऐसे बहुत सारे रूट है जो जिन पे जो है इनर लाइन परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो उन रूटों को खोलने की ज़रूरत है आज के डेट में, जिससे टूरिस्ट बहुत बढ़ेगा। ऐसे नंदा देवी सेंचुरी है, उस एरिया में भी यदि खोला जाए उसको भी, तो आज नंदा देवी मुझे लगता है कि एवरेस्ट के बाद यदि कोई पीक पॉपुलर है तो वो नंदा देवी है। और यदि नंदा देवी सेंचुरी हम खोल दें आज के डेट में तो क्यू में बुकिंग होगी। इतने लोग जो है जो एडवेंचर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, हर कोई चाहता है आज नंदा देवी सेंचुरी के अंदर जाना। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे कि वो एरिया ओपन हो जाए। 1981 से बंद है, और यदि उसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाए और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के खोल दिया जाए तो बहुत सारे रोज़गार के साधन हैं उसमें। और बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड पीक्स हैं, अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक्स रूट्स हैं, फ्लोराज फोनाज है। तो ऐसे फूलों की घाटी है जिस पे बहुत सारे लोगों ने बुक लिखे, खासकर हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे प्रोफेसर जो बॉटनिकल से थे, उन्होंने काफ़ी बुक भी लिखे हैं। और मेरे बहुत पहले वायस पांगती जी से बात हुई थी जो नैनीताल में प्रोफेसर भी रहे, उन्होंने भी एक बुक निकाला था अपने टाइम में। तो वो उनसे भी मेरी काफ़ी डिस्कस हुआ था पहले, अब तो वो नहीं रहे, कि जब उन्होंने रिसर्च किया था और उसके बाद जब फूलों की घाटी बंद होने के बाद उसका बंद करने का फ़ायदा और नुकसान उस पर हमने कभी रिसर्च किया नहीं। बंद होने से पहले का क्या तो वो था, और अब बंद इतने साल से बंद है, कैंपिंग अलाउ नहीं है, तो उसका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, वो हमने उस पर हमने रिसर्च नहीं किया। तो वो ज़रूरी है उस पर रिसर्च करना। तो मैंने कई बार कुछ लोगों से बोला था, खासकर जो बॉटनी वाले थे उनसे, कि जाते हैं जिन्होंने बुक्स निकाले हैं वहाँ के फ्लोरा फोनाज के, उसमें खासकर फूलों के उस पर, तो बहुत सारे फूल जो आप नहीं रहे, तो उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और ये सारे चीज़ें हैं जो बिना गवर्नमेंट का हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमिशन तो एटलीस्ट गवर्नमेंट से ही लेना है। तो गवर्नमेंट जब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट देगा, उसमें कुछ नियमों में अपना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, तो तभी ये चीज़ें हो सकता है। अदरवाइज आपको कैंप लगाना अलाउ नहीं है फूलों की घाटी में, तो आप कैसे रिसर्च करेंगे। तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो वो यदि उस पर मैंने वही बोला कि सिंगल विंडो सिस्टम होता तो टूरिस्ट और बढ़ते, जो और एरिया में टूरिस्ट जा रहे हैं, इसी कारण से टूरिस्ट कम है हमारे एरिया में, ये फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। परिवार के बारे में यही है कि मेरा एक बेटा है 7 साल का, और
मेरी वाइफ है रीना, जिसने साउथ पोल फर्स्ट इंडियन लेडी है जिसने 900 किलोमीटर स्की करके साउथ पोल पहुंची थी 2009 में। ये भी एक संयोग था कि 2009 में मैं हाईएस्ट पॉइंट पे था, वो लोएस्ट पॉइंट पे थी 2009 में। तो उसने पहली इंडियन लेडी थी वो जो 900 किलोमीटर कोस्ट चिली से जो है वो साउथ पोल तक पहुंची स्की करके। और अभी वो वही पंडित नेनसिंग इंस्टीट्यूट में जो है एज ए OSD काम कर रही है। और बाकी छोटा सी फैमिली है। तो बेटे का मैंने कोई ऐसा नहीं सोचा कि वो आगे माउंटेनियर बनेगा या जो उसको बनना है, पर यह है कि उसको हर फैसिलिटी उसको देने का मेरा जो है वो कि वो जो भी करना चाहेगा उस पर पूरी मेरी कोशिश होगी कि उसको उस फील्ड में भेजूं जो वो चाहे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसको बेसिक एडवांस ऐसे माउंटेनियरिंग के ऐसे एनवायरनमेंट के बारे में उसको बताना और कुछ एडवेंचर के बारे में इस तरह से उसको ज़रूर शिक्षा ज़रूर दूंगा। लेकिन मेरा कोई ऐसा बंदिश नहीं होगा उसके साथ कि तुम्हें यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा एजुकेशन उसे मिले, अच्छे गाइडेंस उसको मिले, यही मेरा एक लक्ष्य है। तो वही मैं उसको देता हूँ। उसको हर फील्ड में मैंने डाला है। अभी अच्छा स्कीइंग भी कर लेता है और स्केटिंग कर लेता है। डांस में कई जगह भी कंपटीशन में भी उसने प्राइज़ जीते हैं। तो देखो आगे जैसे बड़ा होगा, जैसे उसको समझ आएगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा फील्ड वो चुनता है, उस पर डिपेंड करेगा। सोशल मीडिया में बहुत ज़रूरी, आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है पब्लिसिटी के लिए। तो ये हम लोगों को तो करना ही चाहिए। साथ में उत्तराखंड टूरिज़्म को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। बहुत सारे जगह जो ट्रेड फेयर लगता है, दिल्ली में जो फरवरी में लगता है, बॉम्बे में जस्ट 3 दिन पहले लगता है, वहाँ पे फरवरी में ही फेयर जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में हमें अपना एग्जीबिशन लगाना चाहिए, अपने स्टॉल लगाने चाहिए। प्रगति मैदान में भी लगता है कई बार इंडिया का, ऐसे जगह में। और ट्रेड फेयर कई बार अशोक होटल में भी लगता है दिल्ली में। तो इसमें अपना स्टॉल लगाना चाहिए और इससे भी काफ़ी पब्लिसिटी मिलता है। सोशल मीडिया तो यही है आज के उसमें। साथ में ये भी एक बहुत ज़रूरी है कुछ इस तरह से बना के जो है हमें इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि हर न्यूज़ चैनल में आता है कि आज मनाली में बर्फ़ पड़ गई, हिमाचल में कुल्लू मनाली में बर्फ़ पड़ गई, किन्नौर में बर्फ़ पड़ गई। तो उत्तराखंड का कहीं पे भी नाम नहीं होता नेशनल न्यूज़ चैनलों में। मैंने एक बार ये भी बोला था कि हमें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। यदि जोशीमठ में उत्तराखंड में कहीं भी बर्फ़ पड़ती है तो कम से न्यूज़ वाले जब वेदर रिपोर्ट देते हैं उसी में भी यदि बोल दे कि भाई साथ साथ में हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड का भी नाम ले ले, तो तब भी जो है बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है और वो लोग बर्फ़ देखने के लिए अपने आप यूट्यूब में इधर उधर इंटरनेट में ढूंढना शुरू कर देंगे, मुनस्यारी कहाँ है, धारचूला कहाँ है, या फिर जोशीमठ किधर है। जबकि हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास इसकी स्लोप है, पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्लोप्स हैं, ऐसी राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, माउंटेन का तो है ही है, बहुत सारे चीज़ें हैं। वही है कि जो हम लोग पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे। तो कई बार मैंने बोला था गवर्नमेंट से भी कि न्यूज़ चैनलों में भी ये आ जाए वो कि भाई जहाँ पे वो लोग शिमला में ज़रूर बोलते हैं लेकिन नैनीताल का नाम कहीं पे भी नहीं आता है। तो ये हमें हमारे PRO का एक अच्छा लाइजन होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। जो मीडिया प्रभारी हैं उनके साथ इन चीज़ों को रखे
तो जब भी वेदर रिपोर्ट आए तो उसमें कुछ हमारे कुछ कम से कम नैनीताल का ही नाम आ जाए उसमें, तो तब भी जो है भाई काफ़ी कुछ लोग उससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के थ्रू भी। एवरेस्ट चढ़ने का सबसे रोमांचक यदि कहेंगे तो ईस्ट रिज जो अनक्लाइम फेस है वो मेरे लिए बहुत ही एक सपना होगा। आज भी मैं चाहूँगा कि उसमें मैं जाऊँ, उस रूट से मैं जाऊँ। बहुत ही ऐसा ऐसा थ्रिलिंग, ऐसा टेक्निकल मैंने कभी कोई भी माउंटेन नहीं देखा। और कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम लोग अवलांच के इर्द गिर्द नहीं होते थे। हमारी किस्मत होती थी कि हम इस रिज पे होते थे, दूसरी गली में जो है अवलांच आ रहा था, हमने जैसे गली क्रॉस कर ली तो दूसरी गली में अवलांच आ रहा होता था। कई बार हम लोग अवलांच में फंसे वहाँ पे। और सुबह जब हम रूट खोलने के लिए निकलते थे उस ईस्ट रिज पे, तो ये नहीं सोचते कि शाम को शायद वापस भी आएंगे या नहीं आ पाएंगे, इतना चैलेंजिंग था वो। और 2001 की बात है ये। और तब उमा भारती जी जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, तो उन्होंने हमारा क्या क्या ये पहला था उस रूट में हम लोग गए पहली बार। और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचे, लगभग 7,700 मीटर से ऊपर हम लोग ने रास्ता खोल दिया था। लेकिन कुछ कैलकुलेशन ये हमारा मैच नहीं कर पाया, क्योंकि पहले का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो हम कुछ इक्विपमेंट कम पड़ गया। और फिर उमा भारती जी ने हमें बोला था कि आश्वासन दिया कि नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जाओगे उसी में, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर सक्सेस होगा और सारे आप लोग सकुशल वापस आ जाइए। इक्विपमेंट जो भी सामान था हमने इसीलिए काठमांडू में रख दिया। जब तक हम दिल्ली आते तब तक उनका पोस्ट ही चेंज हो गया था। वो उस खेल मंत्री से उनको कोई दूसरे डिपार्टमेंट दे दिया था, और उसके बाद वहीं पर वो ख़त्म हो गया। फिर हमने 6 महीने बाद जब वो सामान हमें वापस लाना पड़ा काठमांडू से। हमने काफ़ी प्रयास की दोबारा जाने का, पर बन नहीं पाया। और उसके बाद जापानीज, अमेरिकन काफ़ी टीमों ने उसमें ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जहाँ तक हम पहुँचे थे वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। जो उनके रिपोर्ट मैंने देखा था, हमसे भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, हमसे भी डिस्कस किया था। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग था। इतने बड़े अवलांच मैंने लाइफ में नहीं देखा। उस टाइम हमारे पास बहुत अच्छे कैमरे भी नहीं थे, रोल वाले कैमरे होते थे, तो लिमिटेड वो करते थे। आज की तरह होते थे बहुत अच्छे हम लोग शूट कर सकते थे उस वैली का, उस एरिया का, उस अवलांच का। तो वो एक मलाल हमेशा रहेगा मुझे। मैं आने वाले टाइम में भी उसके लिए मैं प्रयासरत हैं। काफ़ी लोगों से मेरी उस पर भी बात हो रखी है, तो देखेंगे आने वाले टाइम में कुछ इस पे बन पड़ेगा। तो वो भी एक सपना है मेरा कि उस अनक्लाइम फेस को हम क्लाइम करें, उस रूट से जाएं। बचपन की गांव की यदि बात कहूँ तो बचपन में ही मैं काफ़ी छोटा था, तभी मेरी माँ जो है एक्सपायर हो गई थी। और हम लोग 7 भाई बहन थे, 4 बहनें थी, 3 भाई थे, मैं सबसे छोटा था। और उस टाइम में मैं इतना छोटा था, शायद मुझे खुद पता नहीं है, जब उनको ट्रीटमेंट के लिए लखनऊ ले गए थे। और उसके बाद जब वो वापस आई, फिर वो उस बीमारी से जो है फिर वो उबर नहीं पाए और वो हमसे दूर चली गई। वहाँ वो मुझे काफ़ी दुख लगता है, क्योंकि फिर एक बाप के ऊपर 7 बच्चों का देख रेख करना, सभी छोटे थे और मैं सबसे छोटा था। और तो पिताजी ने जो है किसी तरह से हम लोगों को आगे अपने तरफ से पूरी एजुकेशन से लेके सब कुछ देने की कोशिश की। और बचपन काफ़ी मुश्किल था, तभी यहाँ तक आया मैं। अदरवाइज मुश्किल था, क्योंकि वो टफ़ लाइफ मैंने देखा था, तब जाके मैं यहाँ पे इतना टफ़ लाइफ को मैंने जिया और इन्जॉय भी किया।
उसके बाद तो बचपन काफ़ी मुश्किल था। हर काम मैंने किया बचपन में, क्योंकि आप समझ सकते हैं बिना माँ के छोटे छोटे बच्चे यदि घर में हो, वो भी ऐसे गांव में जहाँ पे कुछ भी ना हो, आज भी सब में बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, आज भी बड़ा मुश्किल है। तो उस ज़माने में क्या रहा होगा। तो फिर भी मेरे पिताजी ने काफ़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उन्होंने हमें एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए, एक अच्छा आदमी बनाने के लिए। Mm-hmm.